हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नर्सिंग पीठ में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ऑर्गन के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। कॉजेज हमने इसके जाने थे। मेनली क्या कॉज होता है इसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई, जो मोर देन 70% कॉज करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम इसके आगे जानते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको देख लेते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीआई इज मोस्ट कॉमन? कौन सा यूटीआई मोस्ट कॉमन है? दोस्तों, आपके ऑप्शन थे अपर यूटीआई, लोअर यूटीआई, सी बोथ, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ज्यादातर इन्फेक्शन जो है नीचे से लोअर में होते हैं, यानी कि लोअर पार्ट में इन्फेक्शन होते हैं। तो हमारा लोअर यूटीआई ये हमारा मोस्ट कॉमन होगा। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? लोअर यूटीआई, क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शन जो है यूरेथ्रा के रास्ते इंटर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैंने अभी आपको फिर से बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ई कोलाई। तो आपका आंसर है ई कोलाई। क्लेब्सिएला भी कॉज करता है, स्टेफाइलोकोकस भी कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस भी कॉज करता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? ई कोलाई। तो आपका सही आंसर ये होगा ई कोलाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साइन और सिम्टम्स। अगर हमको यूटीआई हुआ है तो हमारे साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, जब भी हमको इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? सही में बुखार आएगा। फीवर, जब भी हमको इन्फेक्शन हो तो फीवर तो आना ही है। उसके अलावा क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन होगी। क्या होगी? बर्निंग सेंसेशन। किस जगह पर ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी? एक तो यूरेथ्रा में, और कहां पे होगी? लोअर एब्डोमिनल रीजन में। लोअर एब्डोमिनल एरिया, लोअर एब्डोमिनल एरिया। और इसके अलावा फ्लैंक रीजन, ये एरियाज है जहां पर हमको बर्निंग सेंसेशन, जलन हमेशा फील होगा। लोअर एब्डोमिनल एरिया में इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि वो पेल्विक के बहुत पास होता है। हमारा यूरिनरी सिस्टम कहां होता है? पेल्विक में होता है। तो लोअर एब्डोमिनल एरिया में ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। फ्लैंक रीजन दोस्तों होता है जहां पे हम अपने कमर पे ऐसे हाथ रखते हैं या जहां पे बेल्ट बांधी जाती है, वो एरिया हमारा फ्लैंक रीजन आ जाएगा, यहां पर होगा। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? अगर हमको इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन भी होगी और ब्लड आने के चांसेस होंगे। तो हिमैचूरिया भी देखने को मिल सकता है। हिमैचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन। और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? हिमैचूरिया हो गया। और क्या होगा दोस्तों? अगर हमको इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर कैसा रहेगा? पस की तरह रहेगा, पस रहेगा, बदबू आएगी, फाउल स्मेल और पुरुलेंट डिस्चार्ज। पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है दोस्तों जब पस आता है वहां से, उस एरिया से सफेद पानी आएगा या पस आएगा, उसको बोला जाता है पुरुलेंट डिस्चार्ज। और इसके अलावा क्या होगा दोस्तों?
ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन मतलब बूंद बूंद करके यूरिन अपने आप पास होना, गिरते रहना। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ऑफ यूरिन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे हमारे स्पिंक्चर्स जो है वो सही से बंद नहीं होंगे। स्पिंक्चर्स होते हैं जो हमारे ब्लैडर को बंद करके रखते हैं, यूरिन पास ना हो। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी वहां पे, तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, या बोला जाए तो खुल जाएंगे, लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारा क्या होगा, यूरिन जो है बूंद बूंद करके बाहर आता रहेगा। उसको बोला जाता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। तो ये कुछ सिम्टम्स है दोस्तों। इसके अलावा और क्या होगा, डायसूरिया। डायसूरिया मतलब डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, डिफिकल्टी इन, डिफिकल्टी इन पासिंग क्या, यूरिन, मतलब पेशाब करने में तकलीफ होगी, दर्द हो सकता है। तो क्या क्या होगा, फीवर रहेगा, शरीर में इंफेक्शन हुआ है तो फीवर रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा और क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, कहां पर ज्यादा होगी, यूरेथ्रा में होगी हमारे, और लोअर एब्डोमिनल एरिया में, फ्लैंक रीजन में बर्निंग सेंसेशन होगी। हिमेचूरिया होगा, ब्लड आ जाएगा। उसके बाद वहां पे फाउल स्मेल होगा, क्योंकि वहां पे इंफेक्शन स्प्रेड हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे फाउल स्मेल मतलब बदबू आएगी। उसके अलावा पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। फिर हमारा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा, यूरिन बूंद बूंद करके पास होता रहेगा। और डायसूरिया होगा, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, यूरिन पासिंग। समझ में आया यहां तक? साइन और सिम्टम्स क्या होंगे इसके, ये सारे साइन और सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, रिस्क फैक्टर क्या होगा इसका। रिस्क फैक्टर बोला जाता है, रिस्क फैक्टर क्या होगा, रिस्क फैक्टर ऑफ यूटीआई। दोस्तों रिस्क फैक्टर होता क्या है, वो कारण या वो व्यक्ति जिनमें इंफेक्शन होने के चांसेस या जिसकी वजह से इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको बोला जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होगा दोस्तों, सबसे मेन तो पहले ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा किस में होने के चांसेस होते हैं, फीमेल्स में। सबसे पहला कॉज आ जाएगा हमारा, पहला रिस्क फैक्टर क्या है, फीमेल। क्यों है फीमेल, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी फिर से बता देते हैं आपको। ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा, शॉर्ट यूरेथ्रा। और क्या था, ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग नियर टू किसके पास में होती है, नियर टू एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग एनल ओपनिंग के पास होती है, इस वजह से भी इंफेक्शन स्प्रेड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे वॉशरूम को यूज करना जो साफ ना हो, अनहाइजीनिक वॉशरूम, अनहाइजीनिक वॉशरूम। इसीलिए दोस्तों अपने घर के वॉशरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए। हर बार जब यूरिन पास करने जा रहे हैं तो उसको फ्लश करना है और रेगुलर उसकी सफाई करते रहनी है। उसके अलावा और क्या है दोस्तों, जो लोग ज्यादा पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं, पर्सन हु यूज पब्लिक टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, जो लोग पब्लिक टॉयलेट ज्यादा यूज करते हैं
उनमें भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें भी चांसेस होते हैं इसके यूटीआई होने के। जो पानी कम पीता है उसमें डिहाइड्रेशन होता है, यूरिन कम बनता है, यूरिन जब पास होगा तो कम पास होगा, इस वजह से इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा क्या होता है? अगर रीनल स्टोन हो, रीनल स्टोन या कोई रीनल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। या फिर लंबे समय तक यूरिन पास नहीं कर पाना, जैसे जो लोग हॉस्पिटल ड्यूटीज में होते हैं या शिफ्ट ड्यूटीज में होते हैं, ओटी में होते हैं, उनको क्या होता है अगर केस लग गया तो वो जब तक केस खत्म नहीं हो रहा तब तक वो वॉश दोबारा नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने पेशेंट को छोड़ करके जा नहीं सकते हैं ओटी को। तो उनको क्या होता है उस समय पे अपने यूरिन को होल्ड करके रखना होता है। ऐसे ही वो लोग जो शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो लोग भी अपने यूरिन को ज्यादा समय तक होल्ड करके रखते हैं। ऐसे पर्सन जो लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, पर्सन हु होल्ड यूरिनेशन यूरिन पासिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, जो लोग लंबे समय तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं उसमें हो सकते हैं। और किस में हो सकते हैं? वो पेशेंट जो यूरिन पास करने खुद से वॉशरूम तक नहीं जा सकते, यानी कि उनको कैथेटर पड़ा हुआ है। कैथेटर जब लंबे समय तक पड़ा रहेगा वो कॉज करेगा यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। तो नेक्स्ट कॉज हो जाता है क्या? कैथेटराइज्ड पर्सन, कैथेटराइज्ड पर्सन या पेशेंट, कैथेटराइज्ड पेशेंट। इसके अलावा जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है, उनमें भी चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। इसके अलावा दोस्तों डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट्स के भी ये ज्यादा देखने को मिलता है। किसमें? डायबिटिक मेलाइटस, जिसको शुगर की समस्या होती है, उनमें भी ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है दोस्तों, जैसे जेनेटिक हो गया, या फिर जो है जो अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहा है प्रेगनेंसी के समय पर, ये सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ा देते हैं यूटीआई होने के लिए। यहां तक समझ में आया आपको? रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो फीमेल है, फीमेल में यूरेथ्रा शॉर्ट होती है, एनल ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग बहुत पास होती है। फिर प्रेगनेंसी के समय में उनके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यूटीआई होने के। इसके अलावा अनहाइजेनिक वॉशरूम को यूज करना, पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करना, या लंबे समय तक यूरिन पास करने नहीं जा पाना, होल्ड करके रखना, डिहाइड्रेशन कम पानी पीना, रीनल स्टोन, रीनल इन्फेक्शन, या कैथेटराइज्ड पेशेंट, जो लोग अपने आप से यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, उनको कैथेटर पड़ा है, उन पेशेंट्स में भी ये ज्यादा देखने को मिलता है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हो, पहले से उसको कोई बीमारी हो, एचआईवी हो, टीवी हो, ये सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज या कमजोर है, उनमें हो जाता है। नेक्स्ट है डायबिटिक मेलाइटस, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है उनमें भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हमने कॉजेस देख लिए, रिस्क फैक्टर देख लिए, इसके साइन और सिम्टम्स देख लिए।
अब हम जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या होगा इसका, हम क्या क्या चीज जांच कर सकते हैं। एक तो हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस। उसमें क्या क्या करेंगे हम, उसका कलर देखेंगे, उसके अंदर कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, पस तो नहीं है, प्रोटीन नहीं आ रहा है, ग्लूकोज नहीं आ रहा, उसका कलर क्या है, चेक फॉर, दूसरे कलर से लिख देते हैं, चेक फॉर, चेक फॉर पस, कलर, ब्लड, प्रोटीन, या और अदर कोई कंटेंट, जैसे डायबिटीज है तो शुगर या ग्लूकोज। तो ये सारा हम किस में करेंगे, यूरिन एनालिसिस में चेक करेंगे। इसके अलावा कोई बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं हो रही है, वो चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस में क्या चेक करेंगे, पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट। और इसका जो मोस्ट गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है वो क्या है, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट, ब्लड कल्चर। क्या है दोस्तों, ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर। दो तरह की वायल आती हैं, एरोबिक और एनारोबिक। उसके अंदर इसके सैंपल भेजे जाते हैं, 5 से 7 ml तक सैंपल इनफ होता है। वो सैंपल दोनों वायर्स में भेज दिया जाता है लैब में, वहां वो टेस्ट करके भेजते हैं। उससे हमको डेफिनेटली पता लग जाता है कि क्या कॉज है, जिसको बोला जाता है गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, तो आपका आंसर क्या है, ब्लड कल्चर। क्या आंसर होगा आपका, ब्लड कल्चर। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, एक्सरे, और बहुत ज्यादा जरूरी पड़ गया तो बायोप्सी। समझ में आया, किसका करेंगे सीटी स्कैन और एक्सरे, के यू बी, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। समझ में आ गया आपको डायग्नोस्टिक क्या है इसका, किस चीज का करेंगे, यूरिन एनालिसिस में उसका कलर देखेंगे, पस तो नहीं आ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा है। उसके अलावा ब्लड एनालिसिस में डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करेंगे और ब्लड कल्चर करेंगे, जो हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोला जाता है, ब्लड कल्चर से पता लगेगा। इसके अलावा सीटी स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे और बायोप्सी करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हमको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पता लग गया, अब हमको मैनेजमेंट करना है इसका। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मैनेजमेंट। मैनेज कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑफ यूटीआई। मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेनली दवाइयों से ट्रीट करते हैं। दोस्तों ये क्या है, एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, तो इसके लिए हमको क्या देना होगा, एंटीबायोटिक्स। एंटी
बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के अलावा और क्या देना होगा हमको? पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड है तो उसको रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, और इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्प्टोमेटिक मैटिक ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोस्तों उसको बोला जाता है जैसे इन्फेक्शन हमारा हुआ, उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे बुखार आ रहा है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक देंगे, अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो पेन किलर देंगे, जलन हो रही है तो उसको ठीक करेंगे, मतलब जैसा सिम्टम वैसी दवाइयां दे करके उसका इलाज करेंगे। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक्स में नाइट्रोफुरेंटाइन, क्या दवा आती है? नाइट्रोफुरेंटाइन। नाइट्रोफुरेंटाइन ये टैबलेट दी जाती है पेशेंट को जो हमारे यूटीआई में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं दोस्तों? नाइट्रोफुरेंटाइन हो गया, और क्या हो सकता है? फॉस्फोफाइमिन, क्या होता है? फॉस्फोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन ये एक दवा है जो हम चलाते हैं किसके अंदर? यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के अंदर। और इसके अलावा क्या है दोस्तों? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और क्या दे सकते हैं हम? सेफ्ट्रेक्सोन, सेफ्ट्रेक्सोन। तो ये सारे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर की कंसल्टेशन पर ही दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। रिहाइड्रेट कैसे करेंगे पेशेंट को? आईवी फ्लूइड से, आईवी फ्लूइड्स दे करके, और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे फीवर हो गया, फीवर, पेन, इन सब के लिए इनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये समझ में आया आपको मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो गया? सबसे पहले तो इन्फेक्शन को दूर करेंगे एंटीबायोटिक्स चला करके, उसके बाद पेशेंट को रिहाइड्रेट करेंगे, उसका जो डिहाइड्रेशन में है वहां से बाहर निकालेंगे, और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे जैसे पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसके लिए दवा देंगे, बुखार है तो उसके लिए दवा देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा दोस्तों? नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को हेल्थ, क्योंकि ये मेन समस्या किससे हो रही है? पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना कर पाना, गंदे टॉयलेट्स यूज करना, डिहाइड्रेट रहना, लंबे समय तक वॉश टॉयलेट ना जाना, वॉशरूम यूज ना करना। तो इसलिए पेशेंट को सबसे ज्यादा क्या है? हेल्थ एजुकेशन देनी है। एजुकेट द पेशेंट, द पेशेंट फॉर, किस किस चीज के लिए? पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, इसके अलावा इन्वायरमेंटल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, इसके अलावा और किस चीज के लिए? लेस यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, लेस यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट, नो लॉन्गर होल्डिंग ऑफ पासिंग यूरिन, ज्यादा समय तक यूरिन को पास होने से नहीं रोकना है। नो लॉन्गर होल्डिंग ऑफ, होल्डिंग ऑफ पासिंग यूरिन।
पासिंग यूरिन। कोशिश करना है कि जब आपको थोड़ा सा प्रेशर लगे तो यूरिन को पास कर ले। 5 घंटे 6 घंटे ऐसे होल्ड करके नहीं रखना है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जब भी हम सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं उसके बाद हमको जेनिटल पार्ट्स को अच्छे से साफ करना है। मेंटेन हाइजीन, मेंटेन हाइजीन आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी। समझ में आया? जब भी हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो हमको उसके बाद फिर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, उसको वॉश करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, पेशेंट को इनकरेज करना है कि ज्यादा से ज्यादा वो फ्लूइड ले। इनकरेज टू मेंटेन क्या मेंटेन करना है, हाइड्रेशन लेवल, हाइड्रेशन लेवल। समझ में आया आपको? ये सारी चीजें एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पेशेंट को गाइड करनी है। इसके अलावा जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है तो पेशेंट को एक्स्ट्रा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो मेंटेन एक्स्ट्रा हाइजीन, मेंटेन एक्स्ट्रा हाइजीन कब, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारे दोस्तों कुछ तरीके हैं जिससे हम यूटीआई होने को रोक सकते हैं। समझ में आया आपको? ये सारी कुछ चीजें हैं जिसको फॉलो करके हम यूटीआई को रोक सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास कैसी लगी आपको वीडियो में कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।